हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। साइंस के जो क्लास नाइन्थ का हम देख रहे हैं, तो उसमें साइंस में आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो भी हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं, उसके बारे में हमने देखा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा भी हमने देखा, जो आपका प्लाज्मा अवस्था होता है, और पाँचवा जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उसके सत्येंद्रनाथ बोस और जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अहम योगदान दिया। लेकिन उसके बाद जो है उसके खोज के लिए जो 2009 2001 में जो है 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो कह रहा है कि अब दूसरा चैप्टर में है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो यानी कि जो मैटर, जैसे हम होता है ना कि कोई भी शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, इस सबका इस्तेमाल, शुद्ध का मतलब है कि जो उसमें कंटेंट है वही रहे, दूसरा कंटेंट उसमें नहीं चाहिए। जैसे अब चावल है, तो चावल में आप कंकड़, उसमें बालू मिला दो, जीरे में कुछ और मिला दो, या जो भी है जैसे डीजल में किरासन मिला दिया, तो कहीं न कहीं शुद्धता का हर जगह महत्व है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी जो हमारे आस-पास के वस्तु हैं, क्या वो शुद्ध हैं? इनफैक्ट देखो, यदि आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, तो ये आदमी, उसको जानना पड़ता है। वो आप एज़ ए असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ है, हमें ये जानना चाहिए। तो हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस जो है, वो शुद्ध है? तो क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों पे लिखे हुए शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, ये हम नॉर्मल देखते हैं। लेकिन हम यहाँ जो देखेंगे यौगिक, मिश्रण, ये सब के बारे में देखेंगे। जो एक साधारण आदमी का मतलब है कि उसमें शुद्ध में का मतलब है कि शुद्धता, उसमें प्योरिटी, जो भी मिलावट नहीं है। लेकिन हम यहाँ एक तरह से यौगिक और ये मिश्रण, ये इस टाइप के सारे चीज़ों को देखेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये वस्तुएँ विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध का मतलब ये यहाँ होगा कि जो प्रॉपर तरीका से, एक तरह से कि अपने ही सब्सटेंस से बना हुआ है। जैसे कोई भी आयरन है, तो यदि आयरन के सपोज़ संपूर्ण आयरन से बना हुआ है, उसके लिए उदाहरण के लिए दूध जो है, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कर कहता है, तो इसका तात्पर्य है उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये सारे। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। तो सब में मिश्रण है। जैसे समुद्र का जल है, तो आप जानते हो उसमें सोडियम क्लोराइड और बहुत सारे जो होते हैं लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। अब है मिश्रण क्या है? तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से बना होता है। हम जानते हैं कि जल घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आचमन विधि द्वारा जल के से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इससे के रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, और इसका यौगिक जो है समान रहता है। तो इसमें से मिश्रण जो है क्या है? 2 और 2 से अधिक या तो तत्व, या फिर जैसे मान के चलो कि जो आपका पीतल देखते हो, ब्रास, पीतल, काँसा, यानी कि ब्रास और ब्रोंज। ब्रास, ब्रोंज क्या है? ये मिश्रण है आपका। तो अब है पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है, कहीं से भी प्राप्त होता है, उसमें एक समान उसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब देखो मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण के प्रकार क्या होगा? एक समांगी मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण, और एक असमांगी। जैसे देखो, आप सपोज शरबत बनाते हो, शरबत बना रहे हो, तो ये क्या है? समांगी है। समान रूप से चीनी जो है या नमक जो है वो विलीन होता है। लेकिन यदि आप ये में दाल में कुछ मिला हुआ है, दाल में सपोज कंकड़ मिला हुआ है, या कुछ और मिला हुआ है, या फिर दाल में मान के चलो कि मसूर के दाल में आपने जो है अरहर का दाल मिला दिया, या चना का दाल मिला दिया,
तो वो क्या है, वो बीसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो या तो समांगी मिश्रण हो सकता है या बीसमांगी मिश्रण हो सकता है। तो जो है मिश्रण आइदर समांगी होगा और बीसमांगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बिलियन क्या है। तो बिलियन, बिलियन का मतलब जो है, एक बिलियन वो नहीं है कि जो अरब, नहीं, ये बिलियन है। बिलियन का मतलब जो होता है कि दो मिला हुआ है। जैसे आप चीनी को पानी में मिलाते हैं, चीनी को पानी में मिलाए, तो ये क्या है, चीनी प्लस पानी मिलकर के बिलियन बन गया। अब देखो, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो पानी क्या है, पानी क्या है आपका विलायक है, चीनी क्या है आपका विलेय है। कह रहा है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब है होमोजीनियस होगा, ठीक है ना, होमोजीनियस। और असमांगी का मतलब हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सब एक टाइप का हो, वो हमने उदाहरण से देख लिया। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन यानी कि मिश्र धातु और गैसीय विलयन भी होते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं, जो नॉर्मल बोलचाल की आम चाल में आम जो यूज करते हैं, तो उसमें यह माना जाता है कि जो विलायक है एक तरह से, ठीक है ना, तो एक विलयन ऐसा तरल मानते हैं कि जिसमें ठोस मिला हुआ है। तो यानी कि उसमें से लिक्विड को विलायक जो कहते हैं, और जो ठोस होता है उसमें विलेय। लेकिन जो आपका विलयन हो सकता है वो गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब देखो, विलयन में कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। कहीं से भी आप ये पियोगे यदि प्रॉपर तरीका से। अब आपने नमक डाला और नींबू डाला, उसको प्रॉपर तरीका से यदि आप मिक्स कर दोगे, अब प्रॉपर नमक मिक्स नहीं किए हो, तब तो नीचे वाला अधिक सॉल्टी आपको लगेगा। लेकिन यदि वो प्रॉपर तरीका से मिला हुआ है, तो आप किसी भी पार्ट से पियो, वो उतना ही होगा। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। यानी कि कण समान रूप से हैं, इसका मतलब समांगी ये है। अब मिश्र धातु, जो ऑलरेडी हमने जैसे पीतल और कांसा के बारे में आपको बताया, तो पीतल, कांसा और बहुत सारे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे पीतल में आपका जो है 70% जो ये पीतल होता है, तो जिंक 30% होता है, और तांबा जो आपका कॉपर 70% होता है। तो मिश्र धातु क्या है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण ही कहा जाता है, क्योंकि अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। तो जैसे देखो, अब उसको सामान्य विधि से आप अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसको हम मिश्रण कहते हैं। लेकिन आपको नॉर्मल यदि देखोगे, तो पीतल यदि देख रहे हो, तो पीतल में क्या है, जिंक आपका है 30%, और आपका जो है कॉपर है यानी तांबा 70%। तो बाहर से आपको देखने में अलग नहीं लगेगा, लेकिन उसमें अलग अलग है। अब है किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में विलय या विलेय उसको कहते हैं बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला रहता है, उसे विलेय कहते हैं। तो सामान्यतः ये होता है कि जो अधिक मात्रा में होता है, सामान्यतः हम जो बोलचाल में लेते हैं। अब चीनी है, तो एक बाल्टी चीनी में दो, एक बाल्टी पानी में आप 2 बाल्टी चीनी नहीं मिलाओगे, उससे कम ही मिलाओगे। ये नॉर्मली जो है आपका ये माना जाता है। उदाहरण देखो, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी जो है विलेय है और जल विलायक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाता जाता है। तो टिंक्चर आयोडीन किसको कहते हैं, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। इसमें आयोडीन जो है वो विलेय है और एल्कोहल विलायक है। अब है बात युक्त पेय, जैसे सोडा जल, कोक आदि तरल विलेय में गैस के रूप में है। इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है विलेय और जल विलायक है। तो देखो क्या होता है ना, कि जो भी आप जब बोतल, वाटर बोतल, कोल्ड ड्रिंक वाला ये करते हो, तो वो बहुत ठंडा जब होता है, तो उसको हिला करके और छोड़ते हो, तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके कारण बहुत सारा वो झाग निकलता है, और उस झाग के साथ बहुत सारा जो है आपका कोक और पेप्सी जो भी है व्हाट्सएवर, तो वो भी बाहर निकल जाता है, या शैंपेन वगैरह जो भी होता है। नेक्स्ट आपका है बियर वगैरह। वायु गैस में गैस का विलयन है। इसमें मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को जो वायु का विलायक कहते हैं, तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मान के चलो,
तो नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि विलायक कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78% नाइट्रोजन ही है, 28% ऑक्सीजन है, फिर आपका 0.9% जो आपका करीब क्या है, 0.9% जो आपका है वो आपका आर्गन है, और आपका 0.04 अभी करीब हो गया है परसेंट जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब बिलियन के गुण, तो बिलियन के गुण क्या है, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। बिलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वो आंखों से नहीं देखे जा सकते। यानी बिलियन का जो कण है, अब पानी में चीनी को मिलाए तो बिलियन बन गया, पानी में चीनी को मिलाए तो बिलियन। तो उसका कण जो है बहुत छोटा है, डायमीटर में मानिए 10⁻⁹ मीटर, तो उसको आप नहीं देख सकते हो ना, मिलीमीटर तक देख सकते हो। मान लीजिए माइक्रोमीटर को भी आप सही से नहीं देख सकते हो, तो नैनोमीटर को कहां से देखोगे। अपने छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलियन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलियन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलियन अस्थायी होता है। देखो, अब जो आपका कीचड़ सपोज है, तो कीचड़ है पानी में मिला हुआ, तो कीचड़ को थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो शांत हो जाएगा, तो वो क्या है, वो विलियन प्रॉपर तरीका से वो नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। अब है विलियन की सांद्रता, तो सांद्रता का मतलब है कि कितना आप मिलाते हो। जैसे कहते हो ना कुछ में चीनी जल्दी डालता है, तो बोलता क्या बाबू चीनी इसमें सही से नहीं डाला है, मीठा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डाइल्यूट है, वो आपका सांद्रण, उसमें सांद्रता कम है। जैसे जैसे चीनी डालते जाओगे तो सांद्रता बढ़ेगा। अदरवाइज जो तनु सांद्र या संतृप्त कहते हैं, संतृप्त का मतलब होता है, देखो तनु का मतलब होता है कि अभी उसमें बहुत मात्रा में हो सकता है, सांद्र का मतलब है एक ठीक ठाक है, और संतृप्त का मतलब है कि अब उसमें से अधिक नहीं जा सकता। संतृप्त घोल हो गया यानी कि उसकी जो अधिकतम क्षमता, मान के चलो 1 लीटर वाटर है या 1 किलोग्राम वाटर है, तो उसमें एक अमाउंट होगा। अब देखो हमने पहला जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें देखा ना कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें से क्या हो जाता है कि आप अधिक मात्रा में उसको घुला सकते हो, लेकिन टेम्परेचर को जैसे जैसे आप कम करते हो ये, तो उसमें घुलना कम हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद होगा जिसमें से आपका जो घुल नहीं सकता है। तो देखो क्या है ना कि तनु और सांद्र जो है तुलनात्मक शब्द है। अब किसी के लिए मान के चलो कोई चीज में कोई कम चीनी का यूज करता है तो उसके लिए सही है, कोई अधिक यूज करता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जो संतृप्त है इसका मतलब है अब उसमें अधिक नहीं घोल सकते हैं। अब ये देखो, जो कह रहा है कि क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? नहीं, ये इसमें आपका जो है ये अधिक कम और अधिक होता है। किसी निश्चित तापमान पर उतने ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त है ना, कि अब उसमें घुलने की यदि क्षमता नहीं हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहता है, इसकी घुलनशीलता कहलाती है, तो इसको आपको जानना है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसका मतलब है कि और संतृप्त हो गया, इसका मतलब है संतृप्त। तृप्त का मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम तृप्त हो गए भोजन करके, कि अब भोजन नहीं और हो सकता है, तो उसी प्रकार संतृप्त विलयन इसका मतलब है अब विलेय को नहीं घुला सकते हो। और यदि घुलाने की क्षमता अभी है तो असंतृप्त, यानी कि एक तरह से तृप्त अभी तक नहीं हुआ है, कि अभी जैसे है कि 12 पूड़ी खाए हैं लेकिन 2 गर्मा गर्म और लाया तो खा लिया, लेकिन जब तृप्त हो गए तो बोला अब एकदम नहीं होगा, बोले दही चीनी भी अब नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। तो देखो कोई भी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट जो है विलयन का, वो डिफरेंट तापमान पर डिफरेंट डिफरेंट क्षमता होता है। अब है विलायक की मात्रा, यानी कि जो विलायक है, यानी कि पानी जो है, मान के चलो यहाँ नॉर्मल केस में पानी बोलते हैं, और विलेय जो है, विलय या विलेय जो बोलते हैं, विलेय या विलय, ये यहाँ मान के चलो चीनी है। तो विलायक की मात्रा द्रव्यमान या आयतन कुछ में भी ले सकते हैं में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब है विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम 3 विधियों में, तो या तो देखो द्रव्यमान और विलयन की
ये द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान का द्रव्यमान में प्रतिशत, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान और गुने 100। जैसे देखो इसको एग्जांपल से के तौर पे दिया हुआ है कि मान के चलो कि 100 ग्राम, देखो विलेय का मात्रा द्रव्यमान तो 100 ग्राम, और बिलियन यदि है वो 1000 ग्राम है, और इसको 100 से करोगे तो 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ये 10% में, ठीक है। अब देखो 100 ये 1000 है, 1000 करोगे तो इसका मतलब 100% हो जाएगा। ठीक है, अब है द्रव्यमान बिलियन के आयतन प्रतिशत में, तो देखो यहाँ जो द्रव्यमान लिखे हो उसके जगह यहाँ पे आयतन लिखोगे, और तीसरा जो होता है आयतन और आयतन होता है, तो या आप ले सकते हो द्रव्यमान द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, और या आयतन आयतन का ले सकते हो। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसमें दिखाया गया है। तो देखो विलेय पदार्थ 40 ग्राम है, विलायक क्या है 320 ग्राम है, तो अब क्या है, तो 40 और 300, तो विलेय बिलियन क्या हो जाएगा 40 और प्लस 320, तो यानी कि जो आपका कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। तो ये है ना 40 बटा 360 और इंटू 100, यानी कि आपका 11 ये एक। ठीक है, अब निलंबन, निलंबन क्या है कि उसमें देखोगे कुछ पदार्थ जो है कण घुलते नहीं है बल्कि निलंबित रहते हैं, यानी कि जैसे कीचड़, कीचड़ जो है पूरी तरह से घुलता नहीं है, वो उसको जो ठंडा ये रहने दोगे, शांत छोड़ दोगे, जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि पानी जो है, बुद्ध कहते हैं किसी को कि जाओ नदी से पानी ले आओ, बोला कि जाए कैसे, पानी कैसे लाएं, वो तो गंदा हो गया है, आज चला आता है, बोला गंदा पानी कैसे बुद्ध को पिलाएंगे, तो बोलते हैं ऐसा है, उसको शांत छोड़ दो, शांत छोड़ने के बाद जो कीचड़ है वो स्वयं ही बैठ जाएगा और जो शुद्ध है वो रह जाएगा। इसी प्रकार जो वो फिलॉसफी समझाते हैं, लेकिन यहाँ हमको वो नहीं देखना। तो निलंबन में क्या होता है, यह विसमांगी मिश्रण है। देखो जब हमने समांगी मिश्रण देखा था, जैसे नींबू और चीनी का घोल, नींबू चीनी पानी का घोल, तो वो समांगी था, तो उसमें आपका अलग नहीं होता। लेकिन जो निलंबन होता है क्या है, विसमांगी मिश्रण होता है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, कीचड़ आपको पता चलेगा। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो है अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो देखो जो हमने देखा था कि जो विलयन है वो क्या है, अस्थायी है। निलंबन क्या है, अस्थायी है, यानी कि इसको छान करके अलग कर सकते हैं, इसको जो धीरे धीरे छोड़ देंगे तो वो खुद से अलग हो जाएगा। अब कह रहा है कोलाइडल विलयन क्या है, तो कोलाइडल विलयन एक तरह से क्या है कि ये कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन जो है विसमांगी मिश्रण है, जैसे दूध, यानी कि जो कोलाइड है वो दूध है एक तरह से। तो वो कण उसमें, जैसे देखो निलंबन में क्या है, निलंबन में हमको दिखाया कण जो है साफ दिख रहा है, कण जो है कण का आकार जो है बड़ा है, वो साफ दिख रहा है। लेकिन कोलाइड जो है, कोलाइड में कण बहुत छोटा होता है, तो कण बहुत छोटा होने के कारण वो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो होते हैं कण छोटे छोटे मात्रा में। तो कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने ये में देखा है क्रियाकलाप, ये में इसमें टॉर्च की मदद से देखो, इसमें एक का दिखाया गया है प्रकाश की किरण का फैलना, ये टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों का फैलना जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। यदि आप किसी भी रूम में देखोगे तो आपका ना धूल कण आपको यदि ऐसे दिख रहा है, नॉर्मल नंगी आंखों से आप जब देखते हो तो धूल और धूल कण प्रॉपर नहीं दिखाई देंगे। जब लेकिन एक देखना किसी खिड़की से या कुछ एक छोटा सा स्मॉल होल है, उससे जब प्रकाश आता है तो आपको धूलकण जो है वो सस्पेंडेड दिखेंगे, और उसके कारण जो है प्रकाश जो है आपका ये फैल जाता है। यानी कि कण, देखो कण पे टकराया तो वो दूर फैलेगा ना उसमें, लेकिन जो विलयन होता है, जो शुद्ध विलयन होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है।
करा जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब देखो कोलाइड के कुछ उदाहरण हैं। तो कोलाइड्स का मतलब क्या है, वो निलंबन से के टाइप के ही है, लेकिन निलंबन में क्या होता है, कण जो होते हैं बड़े होते हैं तो हमें सामान्य आंखों से, साधारण आंखों से जो नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो कोलाइड होते हैं उसमें बहुत छोटे होते हैं, उसमें हमको इक्विपमेंट से देखना होता है। अब देखो कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण क्या है, जैसे ये परिक्षिप्त अवस्था जो प्रावस्था है, ये आपका जो है द्रव है, तो द्रव में ये गैस है, ठीक है ना, द्रव में गैस है, तो ये प्रकार इसको एरोसोल बोलते हैं। तो जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। फिर ठोस का गैस तो एरोसोल इसको बोलते हैं, प्रकार जो एरोसोल होता है। धुआं, स्वचालित वाहन के निथार यानी एग्जॉस्ट, देखो धुआं जब निकलता है तो आपको कुछ कण टाइप का दिखते हैं। फिर गैस और द्रव तो ये फोम, शेविंग क्रीम। गैस ये द्रव और द्रव, इमल्सन, दूध, फेस क्रीम एक्सेट्रा। फिर देखो ठोस द्रव, सोल यानी कि मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़। गैस और ठोस तो फोम, फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमरस। द्रव ठोस तो जेल यानी जेली, पनीर, मक्खन। ठोस और ठोस, ठोस ठोस सोल यानी रंगीन, रत्न पत्थर, दूधिया, कांच इत्यादि। तो ये कोलाइड्स के उदाहरण है जिसको कि आप साधारणतः नहीं, देखो ये टिंडल प्रभाव है ना, कि जब प्रकाश पड़ता है तो क्या हो रहा है कि विकिरण हो रहा, फैल रहा है इधर उधर, क्योंकि क्या है कि जो हवा में सस्पेंडेड है जो आपके वाटर के पार्टिकल। तो कोलाइड क्या होता है, यह विसमांगी मिश्रण है, यानी निलंबन के समान ही होता है, लेकिन निलंबन में जो कण होता है वो बड़ा होता है और कोलाइड में जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, यानी कि जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जाते हैं, किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि यानी अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जाते हैं। जैसे देखो दूध से जो है क्या है, मक्खन निकालते हैं ना, दूध से मक्खन निकाल लेते हैं। अब है कोलाइडल विलयन जो है परिक्षिप्त प्रावस्था या और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड के रूप में होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखोगे कि हमने पिछला देखा कि ठोस ठोस, द्रव द्रव, ये तो इसको आप ये इसको लिखना है, ठीक है, जो उदाहरण हमको दिया हुआ है। अब देखो मिश्रण है, तो मिश्रण के घटक का हम पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे जो आपका सपोज यौगिक बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, तो साधारण विधि से उसको ये अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन मिश्रण को हम रिलेटिवली आसान विधि से कर सकते हैं। करा हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, यानी कि देखो रासायनिक तौर पे शुद्ध हम उसी को, यानी जो वैज्ञानिक जो एक रसायन शास्त्र का अध्ययन करता है, जो केमिस्ट्री का अध्ययन करता है, उसकी नज़र में जो शुद्ध है, देखो ह्यूमन बीइंग जनरल जो हम आम भाषा में शुद्ध का मतलब है कि हमने घी लाया तो भाई घी शुद्ध है, उसमें डालडा नहीं मिला हुआ है। दही लाया तो दही शुद्ध होना चाहिए, जीरा लाया तो जीरा शुद्ध होना चाहिए, इसका मतलब है। लेकिन जो साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं या जो हम केमिस्ट्री के फॉर्म में, तो शुद्ध का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही तत्व से मिलकर के बना हुआ है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। करा विसमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चूनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी-कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का अपनाया जाता है। जैसे हमने बोला कि दाल है, तो डिफरेंट दाल का यदि मिश्रण है, तो चून करके भी हम उसको निकाल सकते हैं, या चावल में कंकड़ है, उससे चून करके निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज़ कुछ और मिश्रण है, जो कि उसको साधारण विधि से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि दूध है एक तरह से, तो दूध में क्या है, क्रीम है, तो उसको हम चून करके नहीं, उसको प्रोसेस के द्वारा ये कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर है रंग वाले घटक को नीले अथवा काली रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो कह रहा रंग वाले घटक जो है डाई को है, तो नीले अथवा काले की स्याही को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो उसके लिए ये प्रयोग दिया हुआ है। तो ये सब आपका वो उतना ये नहीं होता है, लेकिन आपको जो है वो हमको जानना चाहिए, वो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कह रहा हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय को पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे वाष्पीकरण विधि द्वारा भी ये कर सकते हैं, जैसे नमक जो बनता है,
नमक बनता है जो क्या आपका है, तो वो बाष्पीकरण से ही बनता है। फिर जैसे देखो दूध से क्रीम को हम अलग करते हैं, तो जो दूध मिलता है, एक जैसा आपका फुल क्रीम होता है, टोन्ड होता है, डबल टोन्ड होता है, तो वो आपका पैक में होता है तो क्या होता है, अपकेंद्री यंत्र जो होता है, सेंट्रीफ्यूगिंग, जैसे आप घर में ही देखते हो, मथानी जो होता है, ठीक है? तो ये पात्र है, इसमें आपको मथानी रहेगा, इसको पूरा घुमाते हैं, तो घुमाने से जो आपका है, वो क्रीम अलग हो जाता है, ठीक है? अब ये है दूध को मथने पर आपने क्या देखा तो क्रीम जो है वो अलग हो जाता है। कभी-कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे केंद्रों मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। तो डिफरेंट जो है जैसे मान के चलो कि सॉल्ट है, तो सॉल्ट को आपको वाष्पीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड से हम डिफरेंट को ये पृथक करते हैं। अब है 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? तो इसको आप प्रयोग के तौर पे देखोगे जैसे मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक कीप में डालें। अब ये जैसे है जल का ये है ठीक है? तो इसमें डाला, कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल और तेल की पृथक-पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। ठीक है? तो तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी के निचले सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो जैसे देखो जो इसमें क्या होता है डेंसिटी का डिफरेंस जिसमें होता है, यानी कि घनत्व का जब डिफरेंस होता है, तो कुछ जो है नीचे रह गया तो नीचे से हम निकाल लें, कुछ ऊपर हो गया तो ऊपर से उसको निकाल लें। तो देखो उसमें से डिफरेंट जो प्रोसेस होता है, ये बोलना बहुत आसान होता है लेकिन जो प्रॉपर तरीका से निकालना उसको बहुत मुश्किल होता है। अब कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, यानी कि जो द्रव नहीं मिल पा रहा, जैसे दो दो मान के चलो कि लिक्विड लिया, तो जो यदि दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तब तो एक ऊपर रह जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अब देखो जैसे नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, तो कपूर को जो हम गर्म करते हैं तो सीधे जो आपका ये में ठोस ठोस से सीधा आपका गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा कपूर और नमक का पृथन किया जाता है, क्योंकि क्या होगा कि कपूर को जब हम गर्म करेंगे तो कपूर सीधा जो है वो आपको गैस में परिवर्तन हो जाएगा और बाकी उसमें जो है नमक जो है रह जाएगा। अब इसमें कहता है कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? तो जो काली स्याही में डाई यानी कि जो कलर है क्या एक ही रंग है? तो उसमें से हम जो देखते हैं कि हम जिस स्याही को देखो, तो इसको प्रयोग करोगे, इसको देखोगे आप, जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र के ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, यानी कि जो ये विधि है एक तरह से कि जो डाई है उसको ऊपर जो चला जाता है, हम जैसे गर्म करते हैं तो वो तेजी से ऊपर जाता है तो उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी का मतलब रंग है, तो रंगों से यदि के कारण एक दूसरे से जो हम अलग करते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीक के विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आपको बहुत अधिक जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्रोमेटोग्राफी शब्द के बारे में जानना है कि जो विभिन्न रंग होते हैं, रंग वाला घटक जो होता है, उसको पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, आपको यही जानना है, ठीक है? अब देखो, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? तो जैसे ये हमने जो 2 घुलनशील है, हम एक में देखें अघुलनशील, जैसे हमने मिट्टी का तेल मान के चलो है, मिट्टी का तेल में पानी है सपोज़, मिट्टी के तेल में या पेट्रोलियम के में पानी है, तो पेट्रोलियम ऊपर रह जाता, पानी नीचे, लेकिन इसमें कह रहा है कि घुलनशील कैसे है? तो हम जैसे एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, यानी इसमें जो ये आपका है फ्लास्क में इसमें लेना है, ठीक है? और मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएँ,
तो उसमें से आपको थर्मामीटर एक लगाना है, ये थर्मामीटर आपका ऊपर है, ये कॉर्क है, ये आपका जो आसवन फ्लास्क है, फ्लास्क ठीक है ना? अब उपकरण को दिए हुए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखो ये सब आपको नहीं जानना है उस अनुसार, ये आपको बस विधि प्रॉपर तरीका से थोड़ा-थोड़ा जानना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ये क्लास जो 9th-10th में देखो, ये उन लोगों के लिए प्रॉपर तरीका से है जिनको साइंस में स्टडी करना है, फर्दर स्टडी करना है। हमें तो बस थोड़ा-सा कांसेप्ट को ये सीखना है। करा मिश्रण को धीरे-धीरे गर्म करना है, जो भी है और थर्मामीटर का जो ये रीडिंग है, उसको हमें स्टडी करना है, रीड करना है, ठीक है? एसीटोन बाष्पीकृत होता है और संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। देखो एसीटोन है जल्दी बाष्पीकृत हो जा रहा है, तो उसको संघनित करके हम दूसरे जगह में ये कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट अलग-अलग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है, वो पहले निकल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो रह जाएगा। तो इसमें से देखो, इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटनों के क्वथनांकों के बीच बीच अधिक अंतराल होता है। तो है ना कि अंत जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें डिफरेंस होता है। जब डिफरेंस होगा, अच्छा खासा डिफरेंस होगा, जैसे कोई तुरंत हो गया, अब पानी को 100 डिग्री, तो जब तक 100 डिग्री पर नहीं करोगे मान लीजिए उस फ्लास्क में, तो वो नहीं जाएगा और जो जल्दी हो रहा है, तो वो चला जाएगा। तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि नॉर्मल जिनका 25 केल्विन से अधिक होता है उसमें सिर्फ आसवन विधि से करते हैं और जिनका उससे अधिक होता है उसको प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन से हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह हैं उनका हम लेते हैं, ठीक है। अब ये जैसे वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं, तो वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है जिसमें हम देखें कि नॉर्मली 78% जो है नाइट्रोजन होता है, 21% जो आपका है ऑक्सीजन होता है। तो उसको कैसे करते हैं, तो उसको प्रवाह इस विधि के द्वारा, जैसे दाब बढ़ाकर तथा तापमान करके कम करके वायु को संपीड़ित और ठंडा करना, फिर प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। तो हर जो ऑक्सीजन मान के चलो कि ऑक्सीजन का क्वथनांक है आपका -183, आर्गन का है -186, नाइट्रोजन का है -196। फिर आपका जो देखो प्रतिशत ये है 20.9 यानी कि 21%, ये 0.9 और ये 78.1। तो इसको देखो ये जो क्वथनांक है अलग अलग है, तो उस पर इसके अनुसार जो है ये करते हैं। तो देखो जो आपका डिफरेंट नमूने से डिफरेंट मशीन होता है, तो इसमें ये सब आपको बहुत डिटेल नहीं करना है, ठीक है। तो किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये सब भी आपका बहुत ज़्यादा ये यूज। अब देखो क्रिस्टलीकरण विधि है, तो क्रिस्टलीकरण विधि से आपको ये जानना होगा। तो क्रिस्टलीकरण विधि से शुद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए जो समुद्र के जल में नमक हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, तो इन अशुद्धियों को दूरी करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है साधारण बाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों में उत्तम होती है। क्या? ये जो है कि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी शुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती है। बाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। तो ये ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीका से, इसी वजह से देखोगे कि नमक वगैरह जो है कुछ जो है इस विधि से करते हैं तो कुछ अशुद्धि रह जाता है, लेकिन हम क्रिस्टलीकरण से कर सकते हैं। अब ये प्रयोग को ये करोगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ नहीं होता। क्रिस्टलीकरण क्या है उसको आपको देखना है, क्रिस्टल के रूप में हम ठोस को अलग कर लेते हैं। अब देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये एक देखना है। जैसे ये क्वेश्चन आपका आता है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इस पर आता है, तो इसको आपको सही से करना है। देखो क्या होता है कि जैसे पानी है, मान के चलो पानी आपका बर्फ में बना, तो क्या हुआ? ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। या जो आपका प्लैटिनम क्रूसिबल को गर्म करते हैं, तो वो भी क्या होता है? वो आपका भौतिक परिवर्तन है।
ये आप एमसीक्यू यदि रिलीजियसली एमसीक्यू डिस्कस कर जो हम कर रहे हैं, एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं 10-10 एमसीक्यू, तो उसको यदि आप सही से देख रहे होंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यस इसमें से जो है प्लैटिनम क्रूसिबल जो यानी कि प्लैटिनम का जो एक पात्र है, उसको गर्म करते हैं, तो वो क्या है कि आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि आप लकड़ी को जला रहे हो, लकड़ी को जलाते हो तो जलाते हो तो उसको क्या होता है? वो कार्बन होता है प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है? CO2 में बदलता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। तो देखो जैसे किसी का कठोरता कम हो रहा है, जैसे मान के चलो ना कि आयरन है, तो आयरन को गर्म करो तो वो पूरा शुद्ध आयरन है, उसको गर्म करो तो वो लिक्विड में आ गया। तो वो क्या है? उसका कठोरता कम हो रहा है, दृढ़ता कम हो रहा है, बहाव बढ़ रहा है, घनत्व कम हो रहा है, द्रव्यनांक, क्वथनांक में तो ये सब क्या है? ये भौतिक गुण है। तो ये ध्यान रखना है कि उसका क्या है गुण। अब जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन ये 2 मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनता है, तो उसका क्या है कि गुण आपका चेंज हो जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन के बिना परिवर्तित किए जाते हैं होते हैं और उनकी रासायनिक प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बर्फ जो है, जल और वाष्प अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन ये भौतिक गुण हैं, ये रासायनिक में समान है, सब जो है वो आपका सेम है, ठीक है? अब देखो जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल जो है आग को बुझाता है। अब तेल का वह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे की क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन जो है पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों को परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। देखो, जो मोमबत्ती होता है तो मोमबत्ती का जलना जो है, एक तो आपका मोमबत्ती देखोगे कि जल रहा है, तो उसमें से क्या होता है कि कार्बन उसमें भी है और प्लस ऑक्सीजन, तो वो आपका CO2 बन जा रहा है। लेकिन कुछ देखोगे कि मोम जो है, पिघल करके आपको नीचे गिरते रहता है, तो वो क्या है, नीचे गिरता है और फिर जमा हो जाता है। जैसे आप दिवाली वगैरह में हम लोग छोटे थे, आप लोगों ने भी शायद उसको किया होगा कि जो कैंडल जलाते हैं मोमबत्ती जलाते हैं, तो कुछ धीरे-धीरे करके गिरता है, तो वो क्या है आपका अपनी अवस्था को चेंज करता है, फिर उसके बाद वो सॉलिड हो जाता है, तो उसमें भौतिक परिवर्तन भी होते रहता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसको बाद में कलेक्ट करके फिर कैंडल बनाने का जो पपीते के डंठल में हम लोग छोटे थे तो बनाते थे। अब देखो, ये इसको क्या करना है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में ये करना। जैसे पेड़ का काटना, तो पेड़ को काट रहे हो तो वो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, वो काट के गिरा दे रहे हो, तो पेड़ का काटना वो भौतिक परिवर्तन है कि वो पहले खड़ा था, उसको ये आपने ये काट दिया। अब उसमें से देखो, अब ये मत देखना कि उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, वो बंद हो गया या ये नहीं, उस अनुसार जो है ये काटना। जैसे अब मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, तो पिघलना क्या है? ये अवस्था सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, तो जंग लगना तो क्या है आयरन है प्लस आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर जल का उबलकर वाष्प बनना तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं भौतिक परिवर्तन है। अब विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन हो रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घोलना, तो जल में जब हम साधारण नमक को घोल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है आपका, एक तरह से जल में जब हम साधारण नमक को घोल रहे हैं तो वो नमक प्रतिक्रिया करके दो अलग-अलग नहीं बना रहा है, वो आपका जो है वो अवस्था ही बदल रहा है, ठीक है? तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, तो फलों से सलाद बना रहे हो तो सिर्फ काट रहे हो। लकड़ी और कागज का जलना तो ये भौतिक फलों से सलाद बनाना, फिर लकड़ी और कागज का जलना तो ये रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको आपको देखना है। अब शुद्ध पदार्थ के जो प्रकार क्या हैं? तो शुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं? या तो तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं। तत्व और यौगिक, ठीक है? तो तत्व वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप से के पदार्थ से बने हुए हैं जैसे, और उनको कोई भी विधि से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सोना है, तो सोना क्या है?
सोना शुद्ध है और तो वो एक ही टाइप के बना हुआ। हाँ, अब बाद में देखोगे नाभिकीय विखंडन जो होता है तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स एक न्यूक्लियर अलग एक है, न्यूक्लियर लेवल पे जो चेंज होता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली जो क्या सिचुएशन होता है कि जो सपोज सोना है तो वो सोना क्या है आपका एक ही से बना हुआ है, तो वो आपका एक रहेगा। तो क्या करा कि पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिले हुए, जैसे NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो वो आपका सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के। कह रहा रॉबर्ट बॉयल ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवेजिए, यानी कि ये इनका इतना है, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप आगे चलोगे तो देखोगे कुछ में जो कि आपका जो यूरेनियम है, यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, तो वो विखंडन के नाभिकीय विखंडन के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा हम उसको नहीं कर सकते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु अथवा उपधातु में वर्गीकृत किए जाते हैं। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग का होती है, ये ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे आप देखो, चांदी का जो तार होता है वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन महंगा बहुत होता है, चोर चुरा करके ले जाएगा। तो इस वजह से आप एल्युमिनियम और कॉपर, कॉपर का भी पहले रहता था बाहर, कॉपर भी चुरा लेते थे, तो एल्युमिनियम के तार को यूज जनरली करते हैं। ये चांदी जैसे सफेद, ये ताप और ऊष्मा के जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तन्य होते हैं, यानी इनको तार के रूप में खींच सकते हैं। ये आघात बर्द होते हैं, यानी कि इसको पीट कर महीन चादरों में बनाया जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, यानी कि इस पर आवाज चोट करोगे तो आवाज आता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है। साधारणतः जो होते हैं, जो धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन पारा जो एक धातु है वो आपका द्रव है। अधातुएं दिए हुए गुणों को प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये चमकीली, ध्वनिपूर्ण और आघातवर्ण नहीं होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कि कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व जो हैं धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन वगैरह का आप और जर्मेनियम का बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है, इसे भी आप जाने कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व जो है प्राकृतिक हैं और शेष मानव निर्मित है, यानी 92 जो देखा जाए तो यूरेनियम, यूरेनियम जो है वो प्राकृतिक है। उसके बाद ट्रांस यूरेनियम उसको कहते हैं, यानी कि उसके बाद जो है वो प्राकृतिक है, या सॉरी वो मानव निर्मित है। और जो 92 तक है जो यूरेनियम है, वहां तक प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पर जो है वो गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर द्रव है। इसको आपको पूछता है कि कौन सा जो 2 है वो कमरे के तापमान पर द्रव में होता है, तो वो आपका जो है कि 2 जो है। फिर गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान यानी 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव ले लेते हैं, यानी थोड़ा सा अधिक करोगे तब वो, लेकिन साधारणतः ऐसे जो है कमरे के तापमान पर 2 होते हैं। पारा यानी पारा जो आपका है धातु है और ब्रोमीन जो है अधातु है। अब यौगिक, तो यौगिक क्या है, वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन में बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, या तो जो कह रहा है कि मिश्रण भी हो सकता है, या फिर आपका ये मिश्रण भी हो सकता है, या फिर उसमें से क्या हो सकता है वो आपका यौगिक बन सकता है। तो यौगिक को हम साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखोगे। अब है मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये आपका होता है। देखो, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो जब भी यदि तत्व या यौगिक यदि मिलते हैं तो मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, तो नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। लेकिन यौगिक जो होता है
तत्व क्रिया करके यानी अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन जो होता है सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो इसमें से आप ये देखोगे धातु मिश्रण ये सब के अंतर को देख लोगे और ये आपका जो है इसको आपको ऑलरेडी ये सार है, इसको आपको देखना है और जहाँ क्वेश्चंस क्यूरी होता है वो उसको देखना है। देखो बहुत सारा चीज़ को हम जो बहुत सारा प्रोसेस है, उसके डीप में हमको नहीं जाना है कि बीकर में ये लिए क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। हम यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ हमको वो देखना है और हमको यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में हमको आगे आगे देखना है। इसको आप बार-बार इसको देखो, पढ़ो, इसको 5-8 बार तो आपको 3-4 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। उसके बाद जब क्वेश्चन आप करोगे, जब हम क्वेश्चन बताएँगे, तब आपको ज़्यादा तरीके से क्लियर होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप बताएँ, हम धीरे-धीरे इसको चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।